नमस्कार दोस्तों, किसान बिल 2020 आज देश का लेटेस्ट मुद्दा बन गया है। किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ और अब उनकी बस एक ही मांग रह गई है कि सरकार इस बिल को वापस ले ले, यानी विथड्रॉ कर ले। इस प्रोटेस्ट में ज़्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के ही हैं। आखिर क्यों? सियासत भी जमकर खेली जा रही है इस बिल के ऊपर। कई पार्टियों का ये भी कहना है कि यह बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मोदी सरकार ने इस बिल को किस तरह से पास कराया है और क्या ये वाकई में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। 20 सितंबर 2020 को इस बिल को पास किया गया था और इसे पास करने के लिए वॉइस वोटिंग का इस्तेमाल किया गया था। वॉइस वोटिंग दरअसल पार्लियामेंट का एक तरीका है जहां पर स्पीकर दोनों पक्ष की बातों को सुनने के लिए वॉइस वोटिंग कराता है। यहाँ पर स्पीकर को जिस दल का आवाज़ ज़्यादा लाउडली सुनाई देता है उसे कंसीडर कर लिया जाता है, उसे जीत दी जाती है। ये काफ़ी अजीब तरीका है, लेकिन ये पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। शिवसेना लोकसभा में इस बिल के साथ थी, उन्होंने इसके हिमायत में वोट डाले थे, लेकिन राज्यसभा में वो एक्सटेंड कर गई, यानी सदन से बाहर निकल गई। एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी का भी यही हाल है। वो भी लोकसभा में इस बिल से एग्री कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा में वो सदन से बाहर निकल गए। कांग्रेस पार्टी इस बिल के अगेंस्ट में है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद कांग्रेस सरकार 2013 में इस तरह का एक बिल इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी किसानों के ऊपर। अब बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार खुद 2014 से पहले जब कांग्रेस इस तरह का एक बिल पास करना चाह रही थी किसानों के लिए, तो गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट ने जमकर एहतजाज किया था और वो इस बिल के खिलाफ थे। बट आज 2020 में खुद मोदी सरकार ने इस बिल को किसानों के लिए पास किया है। तो काफ़ी गड़बड़ है इस पॉलिटिक्स की दुनिया में। कौन पार्टी किसके साथ है, कौन पार्टी किसके साथ नहीं है, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। 2016 के यूपी इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट ने किसानों को ये आश्वासन दिया था, ये प्रॉमिस किया था कि वो उनके फसलों को और सारी चीज़ों को जो है डबल कीमत पर लेंगे, डबल दाम देंगे उनकी फसलों का। अब इसमें भी काफ़ी सारे दाव पेच थे, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दरअसल है क्या कि किसी भी बिल को पास करने के लिए दो स्टेप को जो है फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। पहला स्टेप है कंटेंट और दूसरा स्टेप है प्रोसीजर। कंटेंट में बेसिकली 3 पॉइंट्स आता है जिसे आपको फुलफिल करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। क्या आप कोई भी बिल इंप्लीमेंट जब कर रहे हैं स्टेट के ऊपर, तो इससे किसी का फंडामेंटल राइट्स तो वॉइड नहीं हो रहा है, किसी का मौलिक अधिकार तो छीन नहीं जा रहा है इस बिल के आने के बाद। अगर ये फुलफिल करता है तो ये बिल ठीक है, और अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये बिल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कंटेंट का दूसरा नंबर पॉइंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फेडरलिज्म। हमारा इंडिया का फेडरलिज्म 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है सेपरेट फेडरलिज्म, जहाँ पर स्टेट अलग तरीक़ा से अपने स्टेट को चला रहा है और सेंट्रल एक अलग बॉडी है, वो अपने तरीक़े से स्टेट को चला रहा है। और दूसरा नंबर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसे हम डबल इंजन सरकार भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब डबल इंजन सरकार होगी तो हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके काम करते हैं, तो इस तरह से जो है इसे डबल इंजन सरकार, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार। और तीसरे नंबर पे आता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जहाँ पर एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेट सेंट्रल के खिलाफ हों। फॉर एग्जाम्पल हमारी ममता दीदी की सरकार वेस्ट बंगाल और पंजाब की सरकार, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार देखने को हमें मिलती है। कंटेंट का तीसरा नंबर पॉइंट है एसएलपी, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। और सारा का सारा मसला, सारा का सारा जो बवाल है वो इसी के ऊपर है। एक्चुअली स्टेट लेजिस्लेटिव पावर में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर एलोकेट किए गए हैं, जिसमें से एक ये भी है कि वो अपने स्टेट में बिल पास करा सकता है, इसका उसे पावर दिया गया है। आर्टिकल 246 में ये लिखा गया है। तो जब स्टेट के पास बिल पास करने का अधिकार है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से कोई भी बिल पास करके स्टेट पर लागू कर सकती है। तो इसे जानने के लिए आपको शेड्यूल 7 को समझना पड़ेगा। शेड्यूल 7 में दरअसल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर एलोकेशन दिए गए हैं, कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अलग पावर मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अलग पावर दिए गए हैं। शेड्यूल 7 को 3 भाग में 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर एलोकेट किए गए हैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है इसमें। और दूसरा नंबर लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इसमें बेसिकली
किसी भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसे किस तरह का जो है पावर एलोकेट किया गया है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 14 में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वहीं एंट्री नंबर 26 में देखेंगे आप तो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो राइट है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब मेन मुद्दा यही स्टार्ट होता है जब एग्रीकल्चर का लॉ स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो फिर इस तरह का जो लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से पास करके किसी भी स्टेट में इंप्लीमेंट कर सकता है। तो इसे समझने के लिए आपको शेड्यूल 7 के कॉन्करेंट लिस्ट को जानना पड़ेगा। एक्चुअली कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर एलोकेट किए गए हैं और यहीं पर 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने 33 कॉन्करेंट लिस्ट में थर्ड अमेंडमेंट में एक बिल पास किया था जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया था कि वो इस तरह का लॉ पास करके किसी भी स्टेट में लागू कर सकती है। और जब क्लैश होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट किसी और बिल को जो है फॉलो करना चाह रही है, कोई और लॉ लाना चाह रही है और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और तरह का लॉ इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, तो क्लैश जब होगा स्टेट और सेंट्रल के बीच में तो हमेशा सेंट्रल को तरजीह दिया जाएगा, सेंट्रल को जीत दी जाएगी। तो 1954 में जो आर्टिकल 254 में नेहरू जी ने ये बिल पास किया था, उसी बिल का इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने इस बिल को जो है लाया है, इस बिल को लाने में कामयाब हुई है। अब मोदी गवर्नमेंट को नेहरू जी को तो थैंक यू बोलना ही चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि नेहरू जी ने ये नहीं किया, नेहरू जी ने वो नहीं किया। अरे नेहरू जी ने ये लॉ लाया था जिसका इम्प्लीमेंट करके आप इस बिल को पास कर रहे हैं, तो एक थैंक यू तो बनता है। तो ये तो हुई बिल लाने की बात। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर, आप किस तरह से इस बिल को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे सदन में पेश किया। अब पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो दरकार पड़ती है वो है मेजोरिटी, जो कि मोदी गवर्नमेंट के पास लोकसभा में है लेकिन राज्यसभा में नहीं है। नेक्स्ट आप इसे वॉइस वोटिंग के जरिए भी पास कर सकते हैं। देन फाइनली इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है, वहाँ से आपका बिल पास या फिर फेल कर दिया जाता है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके 2013 में कांग्रेस सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम एक्ट को पास किया था, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कीम था। अब बात करें, मोदी गवर्नमेंट ने कोविड प्रपोजल के तहत इस बिल को लाया था एक ऑर्डिनेंस को पास करके। आर्टिकल 123 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करके किसी भी बिल को ला सकती है। ये पावर स्टेट के पास भी है आर्टिकल 213 में। अब मेनली बात करें कि ऑर्डिनेंस का हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब कोई वार वाली स्थिति हो या फिर कोई इमरजेंसी वाली स्थिति हो। और यहीं पर जो मोदी गवर्नमेंट की जो शरारतें हैं वो साफ नज़र आ रही हैं कि उन्होंने कोविड प्रपोजल का बहाना करके इस बिल को लाया। एक तरफ जहां पर कोविड-19 की वजह से हमारे देश का जो जीडीपी है वो -23.9 तक आ चला है, और अगर हमारे किसानों का योगदान ना होता इसमें तो ये नंबर और भी नीचे जा सकता था। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, एक एग्रीकल्चर लॉ ला रहे हैं, वो भी इस सिचुएशन पर। हमें नहीं पता करना कि ये कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है किसानों के लिए। आप जिस समय में इसे ला रहे हैं वो काफ़ी संदेहजनक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मोदी सरकार के तहत खड़े करता है कि इसे आप बाद में भी ला सकते थे, क्योंकि खुद जो है अभी जीडीपी की हालत इतनी ख़राब है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो इस सिचुएशन में आपको इस लॉ लाने की क्या ज़रूरत थी। तो यहीं पर जो आपका मंशा है, जो मोदी गवर्नमेंट के मंशा है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो ऑर्डिनेंस पास करके कोविड प्रपोजल के तहत वो सिर्फ इस बिल को पास कर देना चाह रही थी कि झटपट ये बिल पास हो जाए। अब चूंकि ये बिल ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था, तो ऑर्डिनेंस में एक रूल है कि आपको 6 वीक यानी 6 हफ्ते का समय मिलता है। उन्हीं 6 हफ्ते में आपको इस बिल को पास कर देना है, उसके बाद ये वैलिड उतना नहीं रहता है। और जो कि कोविड का समय चल रहा था तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इस बिल पर डिबेट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। अब जब बात आती है मेजोरिटी की, तो लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी था, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी सरकार जीती थी तो उनके पास 302 लोकसभा सीटें थी। लेकिन 2019 में जब बीजेपी सरकार जीती है तो इनके पास 353 लोकसभा सीटें हैं, जो कि आधे से ज़्यादा है। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी। राज्यसभा का कुल सीट है 242 और बीजेपी के पास थी 110 सीटें। यहीं पर अगर सारे विपक्ष दल एक हो जाते और इस बिल के अगेंस्ट वोट देते तो ये बिल पास नहीं होता। बट जैसा कि मैंने आपको आगे बता दिया है कि शिवसेना और एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी राज्यसभा से एक्सटेंड हो गई थी, यानी सदन से बाहर निकल गई थी। तो यहाँ पर जो है 110 जो वोट थे वो इस बिल के सपोर्ट में थे, यानी वो बीजेपी के वोट थे। लेकिन फिर भी विपक्ष में 105 वोटें ऐसी थी जो इस बिल के खिलाफ में थी।
बट यहाँ पर स्पीकर ने एक क्रेडिट दिया बीजेपी सरकार को। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो सरकार है वो बीजेपी सरकार है, यहाँ तक के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो जो है बीजेपी का है। इवन जो स्पीकर था वो भी बीजेपी का था। तो यहाँ पर उन्होंने वॉइस वोटिंग करा दिया। हालांकि आप वॉइस वोटिंग किस तरह से करा सकते हैं, 19-20 का मामला है। यहाँ पर 105 इस बिल के खिलाफ है और 110 इस बिल के सपोर्ट में है। आपको यहाँ पर वोटिंग कराना चाहिए था और जो फाइनल डिसीजन के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए था। बट जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस बिल को 6 हफ्ते के अंदर ही पास करना था, तो स्पीकर ने एक क्रेडिट दिया बीजेपी सरकार को और वॉइस वोटिंग करा दिया और इस बिल को पास करा लिया। अब फाइनली हम बात करें क्या ये जो बिल था वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही था या फिर हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक कह सकते हैं। दोस्तों ये जो बिल था वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही पास हुआ है, कंटेंट और प्रोसीजर के तहत ही पास हुआ है। आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते हैं। अब रही बात अगर आप इसे चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है और पार्लियामेंट एक अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है। वहां पर आप जब इसे पेश करेंगे तो वहां पर इसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही माना जाएगा। आपको इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये साबित करना पड़ेगा। तो चूंकि ये कंटेंट और प्रोसीजर के तहत ही पास हुआ है, वो अलग बात है कि स्पीकर ने एक प्लस पॉइंट दिया है मोदी गवर्नमेंट को और वॉइस वोटिंग के जरिए इस बिल को पास करा लिया है, क्योंकि उन लोगों के पास इतना समय नहीं था। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जरूर दिया गया है। बट जो भी प्रोसीजर हुआ है, जो भी प्रोसेस हुआ है, वो पार्लियामेंट के रूल के तहत से हुआ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर ये वॉइस वोटिंग के द्वारा पास नहीं होता तो जॉइंट सीटिंग के द्वारा भी मोदी गवर्नमेंट इस बिल को पास करा सकती थी। जॉइंट सीटिंग एक्चुअली होता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को एक साथ बैठाया जाता है। जब एक साथ बैठाया जाएगा तो जो कुल सीट होगा वो 785 सीट होगा और मेजोरिटी के लिए चाहिए 393 सीटें। और हालांकि आप जानते हैं कि लोकसभा में मोदी गवर्नमेंट के पास 353 सीटें हैं और राज्यसभा में 110 सीटें हैं। इसको जब जोड़ा जाएगा तो 400 से ज़्यादा सीटें मोदी गवर्नमेंट के पास है और मेजोरिटी के लिए चाहिए 393 सीटें। तो इस तरह से जॉइंट सीटिंग के द्वारा भी मोदी गवर्नमेंट इस बिल को पास करा सकती थी। तो ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक नहीं कह सकते। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में। फार्मर जो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं कि हमें एमएसपी का जो है बेनिफिट दिया जाए, ये आखिर है क्या, हम अगली वीडियो में जानेंगे। और ये एपीएमसी क्या है और ये जो बिल पास किया गया है यह किसानों के लिए कितना फायदेमंद है या फिर कितना नुकसानदायक है, हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं।